किसी भी यस सर। सब्जेक्ट की आपने कोई भी कोचिंग नहीं की, सिर्फ यूट्यूब के दम पे पढ़ाई की? कितने टेस्ट आपने दिए थे? 94। आपका डेली रूटीन क्या था? मतलब मेजर फोकस बिजनेस लॉ पे था। बिजनेस लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम होती है, क्या ऐसी दो से तीन चीज फॉलो करनी चाहिए ताकि उनके अच्छे मार्क्स आ पाए? 71। नॉन मैथ स्टूडेंट के 71 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? तो ऐसे चैप्टर्स है जो मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे कि आज ही मित्रों, तो आज हमारे साथ है श्रेया, और श्रेया ने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है विद 270 मार्क्स। और ऐसा वैसा नहीं, 90 की रेंज में जो है वो मार्क्स लेके आएगी, लाई है। और आज हम वही श्रेया से पूछने की कोशिश करेंगे, आखिर श्रेया का क्या डेली रूटीन था, कैसे श्रेया इतने मार्क्स लेके आ पाई, जबकि नॉन मैथ स्टूडेंट थी, फिर भी जो है 70-80 की रेंज में मार्क्स लाना, ये बहुत काबिले तारीफ की बात है। वेलकम श्रेया। थैंक यू सर। सबसे पहले श्रेया बताओ, आप कहाँ से हो, कैसे आपकी सीए जर्नी जो है स्टार्ट हुई? तो मैं गोरखपुर से हूँ, यूपी। और मैंने मतलब 12th के पहले मतलब मैंने कॉमर्स चूज किया था। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में तो सोचा था कि मैं कंपनी सेक्रेटरी करूँगी, लेकिन फिर जब 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ी तो उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर मेरी टीचर्स ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम मतलब सीए करो, क्योंकि तुम मतलब उसमें अच्छा कर सकती हो। तो फिर उसके बाद मैंने सीए के लिए फिर 12th के बाद जब मतलब अच्छे परसेंटेज आ गए, फिर उसके बाद मैंने सीए करने का सोचा था। ओके, तो श्रेया कभी कभी ऐसा लगता है कि अब सीए के साथ हमको सीएस भी कर लेना चाहिए? सर अभी तो नहीं सोचा है, लेकिन मतलब अभी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैं सीए करूंगी। ओके, तो श्रेया आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, राइट? ओके, और आपका कितना स्कोर रहा है टोटल? सर 271। 271। और सब्जेक्ट वाइज क्या स्कोर रहे हैं? सर अकाउंट्स में 54, लॉ में 52, एंड मैथ्स में 71 और इकोनॉमिक्स में 94। कितना? 94? यस सर। दैट्स अ ग्रेट। तो इकोनॉमिक्स का पेपर था मजाक? कभी तुमको ऐसा नहीं लगा कि इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ढंग का पेपर बनाते हैं? यार ये क्या पेपर बनाने की बात हुई? पेपर तो बहुत इजी आया था, मतलब मतलब मैंने पहले के जो पेपर सॉल्व किए थे उसके हिसाब से मुझे लगा कि मतलब जनवरी का पेपर इकोनॉमिक्स का वो बहुत इजी था, इस वजह से तो मतलब अच्छा लग रहा था एग्जाम में जब देखा पेपर तो। श्रेया मेरे को एक बात बताओ, किसी को यदि 250 270 प्लस स्कोर करना है, तो उसको क्या चीजें फाउंडेशन के एग्जाम में ध्यान रखनी चाहिए, कैसे उसको प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए अपनी? सो मुझे तो लगता है मैंने मतलब अपनी प्रिपरेशन में ये था कि मैं कंसिस्टेंट थी। मतलब मैंने डेली लेक्चर्स किए हैं और डेली बैठकर पढ़ना। फिर पर बहुत बार क्या होता है ना कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, तो उसके वजह से क्या होता है ना कि आप कंसिस्टेंट रहने पे फोकस कर लेते हो, लेकिन फिर ना कुछ कुछ जगह पे आप लैग कर जाते हो। जैसे मैंने जो गलती की थी वो ये थी कि मैं पढ़ती थी, लेकिन जैसे एक रिवाइज करना फिर उसके बाद टेस्ट देना वो मेरा रह गया था। इसी वजह से कुछ कुछ जैसे लॉ में और अकाउंट में थोड़ा कम हो गया मेरा। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो फिर मैं कहूँगी कि मैंने सीए हार्दिक सर की यूट्यूब की प्लेलिस्ट फॉलो की थी। तो वो बहुत ही अमेजिंग टीचर है, और मतलब उन्होंने जिस तरह से लाइन बाय लाइन इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया और समझाया, उसकी वजह से क्या होता था ना कि कभी जैसे मैंने सिर्फ मतलब लाइन बाय लाइन तो मैंने बहुत पढ़ी है इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने हर एक चैप्टर यूनिट वाइज पूरी प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ना, और उसको जैसे हाईलाइट करके रखना ताकि लास्ट में मतलब याद रहे कि क्या उसको मेन की पॉइंट्स है, क्योंकि सर वो पहले से बता देते थे कि ये इम्पोर्टेंट है। तो जो वो हाईलाइट करते थे मैं उसको हाईलाइट कर लेती थी, तो फिर उसी को रिवाइज करती थी बार बार। तो मे बी इसीलिए जैसे इकोनॉमिक्स में ये हुआ कि जो पेपर ज्यादातर आई थिंक उसी से बनता है। श्रेया जो मेरे आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी की, तो किसी भी यस सर। सब्जेक्ट की आपने कोई भी कोचिंग नहीं की, सिर्फ यूट्यूब के दम पे पढ़ाई की? यस सर। और एक ग्रेट, दैट्स अ ग्रेट। तो कोई भी बच्चा ये यूट्यूब से पढ़ाई करना चाहता है, सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहता है, तो इज इट पॉसिबल? कि क्या श्रेया थोड़ा टॉपर काइंड ऑफ थी इसलिए पॉसिबल हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप कोई भी कर सकता है, जैसे कि अगर जो डेली बैठ के पढ़ने को तैयार है और अपना टाइम डिवोट करने को तैयार है तो वो तो कर सकता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। श्रेया मेरे को एक बात बताओ, आपका डेली रूटीन क्या था?
डेली रूटीन एज इफ जैसे कि मैंने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगी, क्योंकि क्या होता था मेरे साथ ये था कि अगर मैं सुबह नहीं पढ़ पाई हूँ स्टार्टिंग के आवर्स में, तो मुझे लगता था कि मेरा पूरा दिन ही बर्बाद चला गया है। तो फिर स्टार्टिंग के मैं सुबह उठी थी और फिर मैं लॉ रिवाइज करती थी। तो फिर मैंने कोशिश जैसे गर्मी में तो सुबह 5 बजे उठ जाना, फिर उसके बाद पढ़ना। लेकिन ठंडी में थोड़ा नहीं हो पाता था, तो फिर मैंने शिफ्ट किया था। इसीलिए फिर बाद में जब एग्जाम पास आया तो मैंने 5 AM क्लब को भी ज्वाइन किया था, क्योंकि उस टाइम पे फिर लगा कि नहीं, सुबह उठना पड़ेगा। तो सुबह उठ के बिजनेस लॉ पढ़ना, क्योंकि उस टाइम पे मूड फ्रेश रहता है और लॉ इजीली समझ में भी आ जाती है और लर्न भी हो जाता है। और फिर उसके बाद मतलब मैं 8 बजे तक पढ़ती थी, और फिर उसके बाद मैं मतलब फ्रेश होके फिर 10 बजे से फिर बैठती थी पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद मैंने अकाउंट्स का फिर कुछ टाइम जैसे लेक्चर देखना, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना, और फिर उसके बाद फिर मैथ्स या फिर इको। ग्रेट। तो 5 PM क्लब पूरा कंटिन्यू की थी आप? यस सर। दैट्स अ ग्रेट से यार। कभी कभी बहुत ऐसा लगता है यार, क्या वही डेली हम 5 PM क्लब में उठ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वहां पे जो है पढ़ाई करना थोड़ा सा बोरिंग टाइप का फील नहीं होता था, या फिर आपका आदत पड़ चुका था? नहीं सर, मतलब कभी कभी तो लगता था जैसे दूसरे अपने फ्रेंड्स को देखो जो नहीं कर रहे हैं ये, तो फिर उनको देख के लगता था कि वो तो मस्त अपना कॉलेज जा रहा है, फिर एकदम पार्टी चिल सब ये सब। लेकिन और यहाँ पे सिर्फ डेली बैठ के पढ़ना, तो फिर वो कभी कभी लगता था। लेकिन फिर लगता था कि नहीं, ये तो मतलब मैं तो अपना टाइम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ, और फिर वो मेरा गोल है, तो फिर मैंने जब खुद के लिए डिसाइड किया तो मुझे ये करना है। और फिर ये भी श्रेया था में। कि जब वो 5 AM क्लब में सुबह सुबह उठ के पढ़ लो ना, तो ऐसा लगता था कि खुद में रिवॉर्ड है, कि मतलब मैंने हाँ। उतना किया। इसीलिए नहीं फिर नहीं वो यार, और वो अच्छा बहुत लगता था। चैलेंजिंग रहता है, वो बहुत चैलेंजिंग रहता है एज अ मेंटोर, हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है, आपके स्टूडेंट के लिए, और जो भी उस 5 AM क्लब को करता है, गजब का सर वही उसको मैं रिजल्ट आपको भी मिलता है। थैंक यू करना चाहूंगी, आपको और मोहित भैया को, क्योंकि आप लोग सुबह उठ के हम लोग के साथ बैठते थे पूरा 1 घंटा। मतलब हम लोग तो कभी कभी जैसे अगर कोई बच्चा स्किप भी कर देता था, लेकिन आप लोग कभी स्किप नहीं किए, फिर वो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज यू आर माई रियल मोटिवेशन। जब आप लोगों की ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं, जब आप लोगों की सक्सेस स्टोरियां होती है ना, तो हमें लगता है कि ये काले धब्बे सब जो है वो बेकार है, हमारा सुबह का जगना जो है वो सुखद हो गया, सक्सेसफुल हो गया, बिकॉज आपके लिए है। श्रेया, मेरे को एक बात बताओ, कितने टेस्ट आपने दिए थे? सर मैं ज्यादा टेस्ट तो नहीं दे पाई थी, मैंने लॉ की टेस्ट दी थी। बाकी टाइम कम था, तो फिर मैंने जैसे उससे पहले अकाउंट्स के अपने से टेस्ट दिए थे, पेपर सॉल्व करती, क्योंकि जो आप लोग ने प्रोवाइड किया था वो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम तो 1 महीने का लास्ट बचा हुआ था, और मेरा मतलब मेजर फोकस बिजनेस लॉ पे था। तो इसीलिए अकाउंट से मैंने अपने से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं ना अवेलेबल, तो मैंने उसको अपने से सॉल्व किया था और चेक करती थी। वरना बिजनेस लॉ के लिए मेरे में दो पेपर थे हाँ, मेरे, दो पेपर मैंने है, जो बैच राइट। परचेज किया था, तो फिर हाँ। उसमें मैंने दोनों सॉल्व किया था। और वहां पे कितने मार्क्स आ रहे थे लॉ में? सर पहली बार में तो बहुत कम थे, 34 मार्क्स थे। फिर नेक्स्ट ओ। मेरा 69 बना था। ओके, और एक्चुअल एग्जाम में कितने आए? सर मैं एग्जाम में तो मैं बहुत स्ट्रेस में थी, तो मैंने फिफ्टी हाँ। सेवन ही अटेम्प्ट किया था। 57 हाँ। मार्क्स का मतलब थ्रू आउट का, मतलब वो जब तक रिजल्ट नहीं आता तो मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि बाकी सब में तो लगा था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन लॉ में हाँ। लग रहा था कि 57 अटेम्प्ट किया है, कितना आएगा कितना आएगा। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि 52 आया, तो मुझे लगा कि सिर्फ 5 मार्क्स ऐसे कटे। ओ माय गॉड, मतलब एक्यूरेसी बहुत गजब की थी श्रेया। और मेरे को लगता है ये एक्यूरेसी चाहिए यार, बिजनेस लॉ में बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो प्रॉब्लम होती है। उनको क्या ऐसी 2 से 3 चीज फॉलो करनी चाहिए ताकि उनके अच्छे मार्क्स आ पाए बिजनेस लॉ पे? ये सब बिजनेस लॉ में मतलब मुझे लगता है कि मैंने थोड़ी गलती की थी, कि मैं ज्यादा ना जैसे लेक्चर कंप्लीट करना, उसको देखना समझना, कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस। तो फिर कॉन्सेप्ट तो हो जाता है, लेकिन जैसे उस बिजनेस लॉ में सबसे ज्यादा रहता है कि आपको कितना याद है और आप कितना प्रेजेंट कर पा रहे हो। और कभी कभी बच्चे क्या ले लेते हैं ना कि कंप्लीटली रटना है उसको, जो मैंने खुद लिया था। तो मैं क्या करती थी ना कि हर लाइन याद करनी है, हर चीज याद करनी है, हर तो फिर वो चीज ना क्या होता है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो तो प्रेशर की वजह से आपको हर चीज वहाँ याद नहीं आती है। तो आई थिंक कीवर्ड पे फोकस करना चाहिए।
जो जो मेन कीवर्ड है, और जितना हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि आप जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आप जितना लिखोगे लॉ को, उतना आपको याद होगा। मैंने ग्रेट। तो वो किया था, क्योंकि सर ने लास्ट टाइम पे बताया था स्क्रिबल करके लिखो, उससे आपको याद होगा। तो वो चीज मैंने लास्ट में करी थी, क्योंकि मुझे लॉ याद ही नहीं होती थी, तो फिर मैंने बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस की थी बहुत ज्यादा। श्रेया मेरे को बताओ, आपका 12th में मैथ था या नहीं था? नो सर, मेरा मैथ्स नहीं था, मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। ओके, नॉन मैथ बैकग्राउंड से थी। मैथ में अभी कितने मार्क्स आए हैं? सर 71। 71? नॉन मैथ स्टूडेंट के 71 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? श्रेया, टेक्निक बताओ यार, टिप्स बताओ कि कोई भी बच्चा देख रहा है वो कैसे एटलीस्ट 60-70 प्लस मैथ में लेके आए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है उसको। यस सर, स्टार्टिंग में तो होती है, लेकिन जैसे जो हम लोग का पूरा सिलेबस है मैथ्स का, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी कर सकते हैं, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस, लॉगरिथम, ये सब कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स और फाइनेंस, और कुछ हद तक मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज, और जो स्टैटिस्टिक का है, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, क्योंकि ये सब कुछ गेनिंग एरियाज है इसमें। मेजोरिटी आप मतलब ये इसका जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं भी है वो भी कर सकता है। और इसमें ये भी है कि ज्यादा मार्क्स के है, तो मैंने पहले तो इन्हीं पे फोकस किया था, कि जो इजी सब्जेक्ट है, और जो मतलब सॉरी इजी चैप्टर्स है वो मुझे आ जाए, और जो ज्यादा मतलब ज्यादा वेटेज के हैं उन पे ज्यादा फोकस था। और मैंने सबसे पहले तो मैंने अनुराग चौहान सर है, उनकी प्लेलिस्ट फॉलो की थी यूट्यूब पे। उनकी 6-6 घंटे की वीडियोस रहती थी, लेकिन मतलब वो अगर लंबी वीडियोस थी भी तो वो बहुत वर्थ इट थी। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने मतलब मतलब पेड नहीं लिया है, क्योंकि वो जिस तरह से एक्सप्लेन करते थे वो बहुत अच्छा था। और फिर मैंने लास्ट ग्रेट के श्रेया, टाइम आई पर थिंक आकर। यूट्यूब का आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया है, एंड आप लोगों को भी ये कमिटमेंट करना होगा, जाके नीचे लिखना होगा कि आप बताओ कि आप यूट्यूब को कैसे यूज करने वाले हो, बिकॉज दोनों चीजें, या तो रील शॉर्ट देखते हुए टाइम पास करो, या तो फिर एक्चुअल में कुछ जो है इनपुट निकालो। श्रेया, आपने बताया कि आपका इको में कितने मार्क्स आए हुए हैं? 94 सर। 94 मार्क्स? कैसे पॉसिबल हो पाया ये इकोनॉमिक्स का? एक तो आपने बता दिया कि इजी इजी पेपर था, बट उसके पीछे आई नो यार कि बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन पेपर देखे हैं और दिए हैं, तो इतना आसान नहीं है। पर आपको जो है वो इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपने बहुत अच्छे से की होगी, राइट? और एमसीक्यू यस कितने सर। सॉल्व किए? सर मैंने 97 मार्क्स के किए थे, और मेरा 3 गलत हो गया था उसमें शायद से कुछ। यस सर। और इसकी कितनी प्रैक्टिस करते थे आप इकोनॉमिक्स में? तो मैंने एमसीक्यू तो जो मॉड्यूल में था उसकी प्रैक्टिस की थी, और मैंने 2-3 टेस्ट मतलब सॉल्व किए थे, पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो सॉल्व किए थे। बट ज़्यादा मेरा फोकस था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे, कि मतलब मुझे समझ आ जाए, क्योंकि मुझे ये पता था कि एमसीक्यू सेम तो रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि अगर जो कॉन्सेप्ट अगर मुझे आता रहेगा और मैंने अगर मॉड्यूल पढ़ी है, तो फिर वो चीज़ मुझे क्लिक कर जाएगी वहाँ पे, और जो कि हुई भी। तो मैंने मतलब ज्यादातर क्या फोकस किया कि मैं जितनी बार उसको, जो कुछ चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट वाले थे, तो उसको बहुत बार रीएड करती थी, और जो सर समझाते थे हार्दिक सर, तो उसको समझने की कोशिश करती थी, और कुछ जो चैप्टर लर्न करने वाले थे, जैसे लास्ट चैप्टर था इंडियन इकोनॉमिक्स वाला, तो फिर मैंने उसकी बहुत बार वन शॉट देखे, क्योंकि मतलब 2-3 बार उसी सेम चीज को पढ़ते पढ़ते आपको याद होने लगता है डाटा। तो मेरे साथ ये ग्रेट हुआ श्रेया, था। ग्रेट। मेरे को एक बात बताओ कि जैसे कभी कभी आपका भी बैकलॉग मेंटेन हो जाता होगा, कोई टारगेट बनाती होगी वो कंप्लीट नहीं होता होगा, उस टाइम पे डिमोटिवेशन होता था, उसको कैसे कवर अप करती थी कि ये बैकलॉग हो गया है, अब इसको कैसे कंप्लीट करें? सर थ्रू आउट द जर्नी तो बहुत बैकलॉग हुआ, बीच बीच में कहीं जाना पड़ गया, या फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, तो फिर मतलब ये रहता था कि जब मतलब आप पढ़ रहे हो, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, डिमोटिवेट हो, क्योंकि मुझे मैं बहुत फोकस थी कि हाँ मुझे कुछ भी हो जाए करना तो है ही। तो फिर मतलब फिर से रीशेड्यूल करना, और फिर अब जितना टाइम बचा उसमें कैसे बेटर कर सकते हैं ये देखना, मेरा फोकस ये रहता बहुत बढ़िया। लास्ट क्या वो 3 टिप्स हैं जो आप
अपने जूनियर्स को, अपने कलीग जो अपकमिंग अटेम्प्ट देने वाले हैं उनको देना चाहोगे? यदि उनको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, या फिर वो मल्टीपल लूप ऑफ अटेम्प्ट में पहुंच चुके हैं, तो उनको क्या वो तीन चीजें कर लेनी चाहिए? सर आई थिंक सबसे पहला कि लास्ट टाइम जब सिर्फ 1 महीना बच जाता है तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें सब आता रहता है लेकिन हम लोग एग्जाम में नहीं प्रेजेंट कर पाते क्योंकि हमें स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बस होपफुल रहना चाहिए कि हाँ अच्छा कर लेंगे। और दूसरा कि बिजनेस लॉ में जितनी ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट देनी चाहिए, और जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके देनी चाहिए। और बाकी तो ये है कि रिवाइज और रिपीट, यही ये हो सकता है, क्योंकि मतलब जितना आप मल्टीपल, रिवाइज करो। यस हाँ, सर। मल्टीपल रिवीजन करो और उसको बस रिपीट करते चले जाओ, राइट? यस सर। और ज्यादा मतलब ये नहीं कि इस टीचर का भी देख ले उस टीचर का भी देख ले, मतलब भले जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं उनको एक टीचर पे स्टिक होना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ कि ये टीचर भी बहुत अच्छे है वो टीचर भी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, बस एक जो जिन टीचर से है उन्हीं टीचर से पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे ये है आई कि थिंक, बहुत टीचर्स अवेलेबल हैं। और आई थिंक ये ट्रैप हो जाता है। आप देखोगे तो हर कोई टीचर कुछ प्लस अच्छा पढ़ा रहा है, कुछ माइनस होता है उसका, पर आपको किसी ना किसी के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा और उस बिलीव के साथ चलना पड़ेगा। आई होप उसी बिलीव के साथ आप करोगे। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट सीरीज मेंटोरशिप से रिलेटेड, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर जरूर एक बार ज्वाइन करना, एक बार चेकआउट करना। आप श्रेया क्या बोलना चाहती हो? आपके रिजल्ट में क्या एलक्यू का कंट्रीब्यूशन रहा है? सर लाइफ लॉन्ग लर्नर का तो बहुत हेल्प हुआ, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में खुद मतलब ट्रैक पर रहने में बहुत हेल्प की। क्योंकि 5 AM क्लब की वजह से ही मेरा पूरा टाइम टेबल बन पाता था। वरना इस दिन की शुरुआत ही मैं मतलब डिमोटिवेट हो जाओ तो फिर पूरा टाइम टेबल खराब हो जाता है। तो लाइफ लॉन्ग लर्नर की वजह से मेरा ये रहता था कि वो जो 1 महीना मेरा बचा हुआ था मैंने उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। और प्लस ये भी कि जो टेस्ट सीरीज आप लोग ने प्रोवाइड की थी, खासकर मैथ्स में, उसमें मैंने टाइमर लगा के बहुत सारे टेस्ट दिए थे। तो मुझे ये आइडिया लग गया था कि मतलब टाइम में कैसे कैसे जल्दी जल्दी करना है क्वेश्चन सॉल्व, और कहाँ कहाँ मेरी मिस्टेक है। तो वो टेस्ट सीरीज का तो बहुत हेल्प हुआ मुझे। थैंक यू सो मच श्रेया फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आई होप कि आप सीए इंटर में भी ऐसा ही कारनामा रिपीट करने वाले हो, और बहुत ही सिंसियरली से आप आगे बढ़ते जाओगे और अपने नाम के आगे सीए श्रेया वर्मा बहुत जल्दी ऐड करने वाले हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।